गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको पता है, लेकिन अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर काफ़ी मायने रखता है, आप सब जानते हैं। और ये टर्म 2 में इस बार सिलेबस के अंदर आता, यानी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता। हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर पे या किसी एक टॉपिक पे। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें ये कह सकते हैं कि एक ट्रायल पीरियड था। अब जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो पूरी की पूरी जो रहेगी वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और इसका एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है खास करके, उस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर वाइज चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करते हैं। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो स्लाइड पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है, लिखा है कि चेक whether the following are quadratic equations। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। इजीली हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये हमेशा एक चीज़ अपने जेहन में रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, ट्रिक ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यार से सीखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है कि वो टर्म जो होना चाहिए, जो भी इक्वेशन होगा उसका टर्म जो होना चाहिए वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में होना चाहिए। यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में होना चाहिए। और इससे भी बड़ा एक टर्म है, इसमें कंडीशन है। इसमें वो कंडीशन क्या है कि a0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या क्लियर हुए स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पहली शर्त है कि वो इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरी शर्त क्या है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं इक्वेशन वाइज तो इजीली हम बना सकते हैं। जैसे हम चेक करते हैं, यहीं पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। वेरी गुड। अब इस टर्म को देखते हैं कि ये है या नहीं है। अब चेक करते हैं, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है वो टर्म, चेक इट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a²। अभी गौर से देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है, तो a² प्लस b² प्लस 2a का वैल्यू क्या है x, वेरी गुड, 2a और b का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2 से हम x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, यानी 2 को x से किए 2x और माइनस का माइनस 2 3 जा 6, ऑलरेडी ये बन जाएगा। देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। क्लियर है यहाँ पे? मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखिए इस टर्म को, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे दोनों तरफ प्लस 2x यहाँ पे, तो हम इसको काट देते हैं, आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस 1 और इज इक्वल टू ये माइनस 6 है इधर, तो माइनस 6। अब क्लियर है यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -6 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6, जो आपको पता है ऑलरेडी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया +6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे तो सर बोल रहे थे कि आपका कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडीशन होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे सर है सिर्फ एक्स स्क्वायर और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी हम ये तो मान लिए कि सर ए है और ये सी है, ये तो समझ गए, लेकिन बी कहाँ, आप देखिए है। हम यहाँ पे एक टर्म जो है क्लियरली ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, यानी कोई भी टर्म है तो हम लिख सकते हैं ये 1x स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये b नहीं है यानी b का वैल्यू हो गया 0, x का x, अब प्लस ये 7 है c का वैल्यू, यानी 7 इज इक्वल टू 0। देखिए ये टर्म आपका फुलफिल हो जा रहा है। मैंने कंडीशन में क्या कहा था, याद रखिए कि a नॉट इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि b या c का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था, यानी b का वैल्यू 0 हो सकता है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गए, क्योंकि ये टर्म क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको पहला टर्म फुलफिल करता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो दिया गया है पहला x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है। इजीली हम इसको बना सकते हैं। अब कोई भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो b हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या ये है या नहीं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया तो वो है, नहीं आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। चलिए हम चेक कर लेते हैं छोटा सा इसको भी। यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 को 3 से करेंगे -6, और फिर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 2 को x से करेंगे 2x। गौर से देखें, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये ध्यान दीजिए इधर प्लस 2x है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -2x इज इक्वल टू ये -6 है। दिख रहा आप लोगों को। इस टर्म को हम यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर -2x, ये क्या हो गया -4x इज इक्वल टू -6 है। अब हम इसको टर्म पे आगे भी ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर, गौर से देखिए -4x अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां जो ये टर्म आया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए क्या ये जो आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुलफिल करता है, तो जवाब आएगा हाँ करता है। आप चेक कर सकते हैं, ये भी करता है। क्यों, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए क्लियरली, ये a है, इसके पीछे a, यानी हम कह सकते हैं ये a एक्स स्क्वायर को फुलफिल करता है। देखिए स्टूडेंट्स, a एक्स स्क्वायर को फुलफिल करता है यहाँ पे, यानी ये। अब -4x किसको फुलफिल करता है, bx को,
और ये जो +6 है ये किसको फुलफिल करता है, सी को। यानी हम कह सकते हैं कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के टर्म को ये भी फुलफिल करता है। इट मीन्स यस, ये भी क्या हो जाएगा बहादुर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो थर्ड है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप चेक कीजिएगा, आपको इजीली बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। डन है। चलिए देखिए, इसी तरीके से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें आप नोटिस कीजिएगा। आपके पास बुक होनी चाहिए, नहीं है तो रखा कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी स्लाइड पे डाला हुआ हूँ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से आपको 3 भी 4 भी, यानी हमेशा चेक क्या करना है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 का टर्म। अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही आपको चेक करना है, जहां यानी कंडीशन हमेशा याद रखना है, a0 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर ये क्वेश्चंस जो होना चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में होना चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a0 इज इक्वल टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अभी हम सीखें। तो इसमें देखते हैं कोई भी वैल्यू बैठा के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आता है या नहीं आता। चलिए देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा यानी ऐसे होगा। ये तो क्लियर है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्लियर है। जिसका एरिया दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। क्या गिवन है बहादुर, यहाँ पे गिवन है आपका एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। प्यार से पढ़िए। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बिल्कुल क्लियर कि इसका लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक है। इसका लेंथ जो है, क्लियर क्या हुआ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसका लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये होगा ब्रेथ, ये आपको पता है, इसको हम कहेंगे ब्रेथ और इसको कहेंगे हम लेंथ। इजिली समझिएगा इसको। अब क्लियरली कह रहा है कि लेंथ जो है, पे ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी प्लॉट का जो लेंथ है, कीवर्ड यही है, इन मीटर में, इज 1 यानी 1 मोर देन ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ जो होगा उसके 2 गुना से 1 अधिक है लेंथ। तो हम यहां पे ब्रेथ को x मान लिए, तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बहादुर, इसके 2 गुना, x का 2 गुना यानी 2 गुना हो गया, से 1 अधिक यानी +1 कर दिए। तो ये आपको पता चल गया लेंथ और ये ब्रेथ, इसको हम सपोज्ड कर लिया। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर हो चुका है कि ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेथ के मेजर से यानी ब्रेथ से 2 गुना से 1 अधिक है। क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखें, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सिंपल बना दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म पे बनाना है। इसमें तो क्लियरली कहा है कि सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हमको उस टर्म पे लाना है। हम लोगों को पता है कि लेंथ इनटू
ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डन है। तो लेंथ कितना रखे बहादुर हम 2x प्लस 1, तो लेंथ हो गया 2x प्लस 1। किसके बदला में रखे हैं? लेंथ के बदला में। इनटू का क्या रखे? इनटू ब्रेथ कितना है? x है, तो ये क्या हो गया? x। क्लियर है। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 528 मीटर स्क्वायर, 528। अब आप बना दीजिए इसको, यानी ये 2x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए। 2x को x से कीजिएगा 2x स्क्वायर, आप प्लस 1 को x से कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 528। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x। ये 528 बहादुर है प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। आप गौर से देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आया या नहीं। आप सब कहेंगे यस सर। ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ये हो गया bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का टर्म, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप क्वेश्चन में देखिए, हमको यही तो टर्म में प्रेजेंट करने के लिए क्या रहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम कर दिया। ऐसे आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहें तो आप जो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 को इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। फैक्टराइज जब कीजिएगा आप, तो फैक्टराइज करने के बाद आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। आप लोग क्लास 7th 8th में फैक्टराइज करना सीखे हैं, और x का वैल्यू आ जाएगा, वो x जो आएगा वो ब्रेथ हो जाएगा, और जो ब्रेथ यानी x का वैल्यू आएगा वो 2x प्लस 1 में बैठा दीजिएगा, दोगुना से एक अधिक, तो ये लेंथ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से सीख गए होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं कि हम सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आप नोटिस कर सकते हैं, इसमें इजीली हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टर्म में क्लियरली लिखता है क्वेश्चन जो है इसका, देखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका प्रोडक्ट जो है आपको दिया हुआ है 306 यानी 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको ये फाइंड क्या करके ला छोड़ देना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लाके छोड़ देना है। और हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म जब लाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम इसमें कह रहा है प्रोडक्ट 2 कंसेक्यूटिव, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब आप समझिए कि 2 लगातार। तो 2 लगातार कौन सा होगा? मान लीजिए कि हम कोई भी, यानी कंसेक्यूटिव जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, यानी पे ध्यान दीजिए 2 कंसेक्यूटिव लिखा है ना, यही तो मेन की वर्ड है, 2 कंसेक्यूटिव। तो 2 कंसेक्यूटिव उसमें भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो सपोज कीजिए कि एक टर्म जो है, कोई भी टर्म जो हम लेते हैं उसमें हम फर्स्ट नंबर को हम x मान लिया। तो स्वाभाविक सी बात है, लगातार होने के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये नंबर है तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 1। इसको हम क्या किए बहादुर? सपोज्ड कर लिए, यानी हम मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सपोज्ड कर लिया।
अब कह रहा है इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट बताना। तो प्रोडक्ट जो है यानी इसको जनरल भाषा में आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई। जब आप करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो होना चाहिए वो 306 होना चाहिए। ये किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है बैठाते हैं। फर्स्ट कितना है x, तो x इनटू सेकेंड कितना है x प्लस 1 कितना होगा बहादुर 306। अब हम इसको लिख सकते हैं x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x को x से किए तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को प्लस 1 से किए तो फिर x हो गया इजिकल टू 306। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये बहादुर 306 जो है यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। फिर आप लोग क्लियर हो चुके हैं कि ये उस शर्त को, उस कंडीशन को फुलफिल करता है। कौन सा कंडीशन स्टूडेंट्स को क्लियरली है यहाँ पे पता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ऊपर में माइनस है आप प्लस कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है। वो टर्म जो प्रोडक्शन होगा वो एक ही हो जाएगा। यानी ये हो गया ax स्क्वायर, ये हो गया bx और ये हो गया c। यानी हमारा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्लियरली फुलफिल होता। तो हम इस क्वेश्चन को भी इजीली समझ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी डन हो गया। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए ही कहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो इसके बाद बनाना चाहते हैं तो फिर मैं दोहराऊंगा वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 को इजिकल टू 0 को आप क्या कर देंगे, मन में बोल लीजिएगा, करना क्या है, फैक्टोराइज कर देना। और ये आप आसानी से फैक्टोराइज कर सकते हैं। यू कैन, हमको बिलीव है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, इजीली सॉल्व कर लिया आप। इसमें 2 क्वेश्चन हैं और भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आप देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रोहन की माँ जो है उससे 26 ईयर्स बड़ी है। यानी रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। किससे बड़ी है, क्लियर हो लीजिए। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी बड़ी है। अब कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, यानी दोनों का, किसका, रोहन और उसकी माँ का, दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, 360 हो जाता है 300। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। भाई आप बताओ उसका प्रेजेंट एज क्या है, यानी वर्तमान उम्र क्या है, अभी जो है क्या एज है, ये बताने के लिए आपको कह रहा है, जो आप इजीली बना सकते हैं। इसके टर्म्स को समझते हैं। मान लेते हैं कि रोहन जो है, रोहन्स एज हम मान लेते हैं, रोहन जो है उसका एज, यानी एज जब भी हम मान रहे हैं तो कौन सा एज बहादुर, प्रेजेंट एज, क्योंकि फाइंड आउट उसी का करने के लिए कह रहा है। इसको हम x मान लेते हैं। तो उसके माँ की उम्र, क्वेश्चन में ही देखिए कि रोहन्स मदर एज जो है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी उससे उसकी माँ जो है, रोहन्स जो मदर्स एज है, रोहन के माँ की जो उम्र है, मदर्स एज जो है, वो क्या हो जाएगा, x प्लस 26। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आप सपोज्ड x किए हो, बाकी आपको ऑलरेडी गिवन है। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, यानी पे यहाँ पे देख रहे हैं
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा, तो एक बात बताइए कि 3 साल बाद का मतलब कि दोनों का एज बढ़ रहा है, यानी आफ्टर 3 years। तो आप नोटिस कीजिए 3 साल बाद तो दोनों का एज बढ़ना है ना, तो ये x जो है यानी इसमें क्या हो जाएगा, रोहन को आप गौर से देखें तो रोहन का एज जो हो जाएगा, रोहन्स एज जो हो जाएगा बहादुर, वो क्या हो जाएगा, x है ये, इसमें 3 ऐड हो जाएगा यानी +3। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जब रोहन की उम्र बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पे रोहन की माँ की भी उम्र बढ़ेगी। तो रोहन के माँ का, रोहन्स मदर्स एज जो होगा, रोहन की माँ की उम्र जो होगी, मदर्स एज जो होगा, अभी कितना है, x + 26। तो x + 26 इसमें ना उनका 3 years ऐड हो जाएगा, यानी x + 26 जितना पहले है उसमें 3 साल बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब इस टर्म को अगर हम तोड़ दें तो जरा गौर से ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं रोहन के मदर्स एज में x प्लस ये 26 और +3। गौर से देखिए क्वेश्चन में आपको क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये देखिए x का x लिखे और 26 + 3 ये क्या हो गया, 29। तो x + 29 हो गया एज 3 साल बाद। अब आते हैं प्रोडक्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है सो समझिए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट है, तो x + 3 ये रोहन है, रोहन और उसकी माँ मदर, दोनों का एज मिला के हो जाता है प्रोडक्ट में 360। तो रोहन हो गया x + 3 इंटू रोहन की माँ हो गई x + 29, x + 29 इज इक्वल टू 360। इजली फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत है। आप ये पूरा को x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, x² प्लस x को x से आप कर चुके हैं, फिर 3 को x से कीजिएगा 3x, और फिर प्लस ये पूरा को 29 से कीजिए, तो फिर ये हो जाएगा 29 को x से कीजिएगा 29x और प्लस 29 3 जा 87 हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, गौर से देखिए x² प्लस यहाँ 3x और 29x कितना हो जाएगा 32x, अब प्लस 87 अब माइनस 360। 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब यहाँ पे आप तोड़ दीजिए, x² अब प्लस 32x, ये प्लस 87 अब माइनस 360, ये क्या हो जाएगा -273, -273 इज इक्वल टू 0। अब फिर जो प्रूफ करना था वो आ चुका, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या आ गया, x², यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन आ गया x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। और फिर आप क्लियर हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही टर्म आ गया, गौर से देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी हम क्वाड्रेटिक टर्म में लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में हम लिख दिया। मुझे उम्मीद है आसानी से ये भी आप समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है, इजली आप कर सकते हैं। इस पूरे यूनिट में ये जो आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.
कौन सा है 1। एक्सरसाइज 4.1 जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये यूनिट जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन है कोई तो आप कह सकते हैं यही दो, यानी एक 3 और इसके बाद जो अगला बताऊंगा ये 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कह सकते हैं VVI 20, 22 एंड मोर, आगे कोई भी, यानी काफ़ी कह सकते हैं मोर इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी कहना है आप कह सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए वो भी सीख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि ये यूनिट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान दीजिए आसानी से। यही क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स इज अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है ये आपको क्लियर है, तो डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर। तो पहला कीवर्ड निकाल लेते हैं भाई, डिस्टेंस हमारा हो गया 480 किलोमीटर। डिस्टेंस यानी कीवर्ड फाइंड आउट कर लेने से अच्छा रहता। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो स्पीड तो हमको पता ही नहीं है कि कितना है। तो स्पीड जो है यानी जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, कौन सा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हमको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो हम वहाँ पे सपोज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। ये जो है बहादुर सपोज्ड किए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए सपोज्ड किए। आगे देखते हैं, कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड क्या होता है अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम जाता, अगर स्पीड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कीवर्ड, अगर स्पीड लेस हो जाता कितना 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। तो जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम इंक्रीज कर जाता है, यानी टाइम जो है बढ़ जाता है कितना 3 hours more, यानी 3 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी ट्रेन का स्पीड क्या होगा ये हमको पता करना है। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल फंडा है जो आप ऑलरेडी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो आप इजीली समझ सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ 480 किलोमीटर और स्पीड को हम मान लिए हैं x किलोमीटर पर आवर, ये तो हम सपोज कर लिए हैं। तो याद कीजिए डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमको टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम फाइंड आउट करना होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, सो बताइए, कोई बता सकते हैं, एक सिंपल बताओ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। समझो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। बस ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लग सकते हैं पहला कंडीशन में। यहाँ पे 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड। हम फर्स्ट कंडीशन में एक एक करके समझ रहे हैं, तो बताइए कि टाइम का टाइम ही रह जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड को क्या माने हैं x, तो 480 बाय x
पहला कंडीशन ऑलरेडी हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट कंडीशन डन हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन टाइम का हमको पता चल गया। अब देखिए इसी में यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पीड कम कर दिया जाता है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड जो है, क्वेश्चन में ही देखिए हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अगर स्पीड जो है कंडीशन में देखें 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और डिस्टेंस हमारा वही है, तो टाइम कितना लगेगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बहादुर, ध्यान दो, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा 480, स्पीड हमारा x है, लेकिन 8 किलोमीटर पर आवर्स कम जाता है, यानी x माइनस 8, ये है हमारा सेकेंड कंडीशन। चलिए अब कह रहा है कि दूसरा में, क्योंकि स्पीड किस में कमा है, ये ध्यान दीजिए, स्पीड कमा है सेकेंड कंडीशन में और फर्स्ट कंडीशन। तो जब स्पीड कमता है, यानी 8 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड कम जाता है, तो वहाँ पे टाइम जो है 3 आवर्स ज़्यादा लगता है। टाइम कितने लगते हैं वहाँ पे, टाइम जो है आपको 3 आवर्स, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी ज़्यादा समय किस में लगा है, सेकेंड कंडीशन में, और कम समय किस में लगा है, फर्स्ट कंडीशन में। तो चलिए इसको प्यार से समझते हैं हम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख सकते हैं 480 बाई x माइनस 8, वेरी गुड, ये ज़्यादा समय लगा है, इसमें से घटा देते हैं 480 बाई क्या चीज, x, यानी पहला, तो कितना समय ज़्यादा लगा था, 3। बस इस टर्म को अब आप आसानी से बना सकते हैं, x माइनस 8 और x का कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम अगर लेते हैं तो x इंटू हो जाएगा x माइनस 8, आप देख सकते हैं। तो x माइनस 8 से x माइनस 8 में डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पे x। अब इस x को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जो सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 480x, माइनस का माइनस लिखे, अब x से x कैंसिल, बचा क्या x माइनस 8, x माइनस 8 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं बहादुर, गौर से देखिए, ये हो गया x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, अब माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई किए 8x, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पे गौर से देखिए, x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, माइनस x को 8 से किए 8x। ऊपर वाला में 480 दोनों में मिल रहा है, गौर से देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में 480 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना 480, यहाँ भी 480, यहाँ भी, तो हम 480 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x, तो x लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए। अब ये बचा क्या, यहाँ पे 480 से 480 कैंसिल, बचा x माइनस 8, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। फिर हम इस टर्म को यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये फिर लिख सकते हैं 480 यहाँ पे x माइनस x, अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए x का x लिखे माइनस x, अब माइनस माइनस प्लस 8 बाई क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, इसके नीचे भी 1। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये हम इसको लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बहादुर,
देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 480 इंटू ये जो है हमारा 8 बचा, तो 8 बाय, यहाँ पे ये बाय जो है ध्यान दीजिए, बाय है ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इसके नीचे 1 है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ हम आके सीखते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एक्स स्क्वायर माइनस 8x को। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x को। कितना आता है आप ध्यान दे दीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हम इस 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 8x को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x इज इक्वल टू, अब हम 1 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करें। 4 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा बहादुर, ये बताओ। ये 4 8 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 3840। 3840। हम बात करें 480 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, और 3840 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या हो गया बहादुर वहाँ पे? 0। अब हम इसको लिख सकते हैं आगे। देखिए इसमें से 3 कॉमन होते हैं सब में, आप गौर से देखें तो ये सारे टर्म में जो है 3 कॉमन हो जाते हैं। तो ये सब में से 3 कॉमन लो, कितना आता है भाई? 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 3 सब में कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x है, तो ये हो जाएगा 8x, क्योंकि 8 3 जा 24x। ये माइनस 3840 है, तो 12 3 जा 36 और 80, हाँ तो ये 1280 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो आपको नेक्स्ट स्टेप पता ही है, तब ये 3 जब उधर जाएगा तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, सो पता है। मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बता देगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 है। ये 3 नीचे चल जाएगा तो पता है वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी ये हमारा टर्म आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू, इसके बदला में हम क्या लिखेंगे? 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, टर्म आ गया हमारा क्या चीज़? टर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। हमको निकालना किस टर्म में था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। आप गौर से देखें तो ये ऑलरेडी आप डन कर चुके हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज शोज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax स्क्वायर क्लियर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का टर्म हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म फुलफिल करता है, जो हम यहाँ लाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि ये आप आसानी से सीख गए होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिट भी हम लोग बहुत प्यार से सीखेंगे, पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इससे जुड़े रहें, समझने की कोशिश करें। फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।